प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा जो है वह नैतिक और सर्वव्यापी है, वैधानिक नहीं है। इसमें व्यक्ति के समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। दूसरा है न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा, अर्थात न्याय कृत्रिम या बाह्य वस्तु न होकर मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है जिसका आधार आत्मसंयम एवं आत्मत्याग है। तीसरा सिद्धांत है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है अति व्यक्तिवादी का विरोधी और सावयव एकता का सिद्धांत। प्लूटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य ही है, अधिकार नहीं है। प्लेटो ने स्पष्ट लिखा है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। प्लूटो का न्याय दार्शनिक न्याय है या दार्शनिक शासक है। प्लूटो कहता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के हाथ में हो। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए पहला, कानूनी धारणा नहीं है वरन एक नैतिक धारणा है। इसमें कहा गया कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है। विलियम कहते हैं कि उसने नैतिक कर्तव्य और वैधानिक दायित्व के बीच की कोई सीमा को भुला दिया है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की दूसरी आलोचना है दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्ति प्रदान करना अनुचित है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना में है कि मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास करना संभव नहीं है। गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं है, जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करता है। प्लेटो के न्याय को वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि प्लेटो का न्याय सिद्धांत वर्तमान समय के राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता। प्लेटो के समय थोड़ी जनसंख्या वाले नगर राज्य थे, किंतु वर्तमान समय में राज्यों की जनसंख्या करोड़ों में है। सर्वाधिकार का मार्ग प्रशस्त होना। प्लेटो का न्याय सिद्धांत इस कारण भी अस्वीकार है कि इसमें सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि समाज के किस व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाए इसका निश्चय शासक वर्ग ही करता है और शासक वर्ग की शक्ति की कोई सीमा नहीं है और उसे सदैव शासक वर्ग ही बने रहना है, क्योंकि इसमें शासक को सभी शक्ति दी गई है। प्लेटो के न्याय में वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन जो किया गया है वो अनुचित है, इसलिए इनकी आलोचना होती है, क्योंकि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत वर्गीय विशेषाधिकारों को न्यायोचित ठहराया है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो ने अपने ग्रंथ में रिपब्लिक में संरक्षक वर्ग की शिक्षा पर इतना विस्तार और ध्यानपूर्वक विचार किया है कि रूसो कहता है कि रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो अपने राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए वातावरण की सृष्टि पर बहुत अधिक बल देता है और ऐसे वातावरण की उत्पत्ति के लिए दो बातों का आवश्यक मानता है। पहला, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और दूसरा, साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। इस तरह से प्लूटो ने जो राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा की बात कही है तो उसमें कहता है कि शिक्षा पद्धति द्वारा राज्य के लिए दार्शनिक शासक, संरक्षक तथा सैनिकों की प्राप्ति संभव हो सकेगी। इनके इस विचार को सकारात्मक उपचार कहा गया है। दूसरा, साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा परिवार तथा संपत्ति के प्रति प्रेम की उन परिस्थितियों को दूर किया जा सकेगा जो संरक्षक तथा सैनिक वर्ग के कर्तव्य पालन में अधिक बाधक होते हैं। प्लेटो के इस विचार को निषेधात्मक कहा गया है या नकारात्मक कहा गया है। प्लूटो ने जो दो विचार दिया था, राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक उपचार कहा गया है और दूसरी जो विचार दिया था साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था को नकारात्मक उपचार कहा गया है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है? प्लेटो के अनुसार शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार। प्लेटो के समय दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। पहली पद्धति एथेंस की थी और दूसरी पद्धति स्पार्टा की थी। प्लेटो ने अपनी शिक्षा नियोजन में इन दोनों पद्धतियों के गुण दोषों की दृष्टि में रखते हुए निर्धारित किया। एथेंस की शिक्षा पद्धति जो थी वह परिवार का निजी कार्य समझा जाता था। एथेंस की शिक्षा पद्धति में सामान्यतः राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। एथेंस की शिक्षा पद्धति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त। एथेंस की शिक्षा पद्धति में शिक्षा देना राज्य का नहीं वरन परिवार का दायित्व था। एथेंस शिक्षा पद्धति में अज्ञानी तथा निकम्मे प्रकार के राजनीतिक वर्ग का उदय होता था। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति पूर्ण रूप से राज्य द्वारा नियंत्रित थी। स्पार्टा पद्धति शिक्षा में सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रचलित थी। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी, जबकि एथेंस में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। स्पार्टा के बच्चों को 7 वर्ष की आयु में ही उनके परिवार से ले लिया जाता था और राज्य के अधिकारी उनकी संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते थे। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति राज्य की प्रकृति और आवश्यकता के अनुकूल थी, किंतु इसका पाठ्यक्रम संकुचित। स्पार्टा में शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था तो श्रेष्ठ थी, किंतु मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण उपेक्षित। प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में दोनों की